कल्पना करते हैं कि हम किसी भयंकर दोपहर में एकदम नंगे पैर तपती हुई रेत पर खड़े हैं। बाप रे, सिर्फ सोचने से ही पैर जलने लगे। हाँ, और सोचिए दूर दूर तक सिर्फ रेत के बड़े बड़े टीले हैं। हवा इतनी गर्म है कि चेहरा झुलस रहा है। लेकिन अचानक वो पूरा नजारा ही बदल जाता है। अच्छा, कैसे? उसी जगह जहां हम खड़े हैं, अचानक विशाल डायनासोर एक बेहद घने और हरे भरे जंगल में घूमने लगते हैं। और फिर एक और बदलाव होता है। वो पूरा का पूरा हरा जंगल मीलों लंबे और भारी बर्फीले ग्लेशियर के नीचे दब जाता है। ये तो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि हमारी अपनी धरती का, खास तौर पर थार मरुस्थल का असली इतिहास है। एकदम सही कहा आपने। और यही हमारे आज के इस गहन अध्ययन का मिशन भी है। आज हम थार मरुस्थल की उन परतों को उघाड़ने वाले हैं जो सदियों से इस रेत के नीचे दबी हैं। और भूगोल और भूगर्भ विज्ञान का मतलब जमीन के नीचे के रहस्यों का जो विज्ञान है वो हमेशा से ही ऐसे चमत्कारों से भरा रहा है। सच में, जब मैंने इस विषय से जुड़े कुछ लेख पढ़े तो मेरा दिमाग सच में चकरा गया। जिस जगह को हम भारत का सबसे गर्म और सूखा इलाका मानते हैं, उसका इतिहास इतना चौंकाने वाला है कि कोई आसानी से यकीन ही ना करे। हाँ, क्योंकि जब हम थार के मरुस्थल की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ रेत का कोई बड़ा सा डिब्बा नहीं है। करीब 7000 साल पहले, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्लिस्टोसीन हिमयुग कहा जाता है। मतलब जब पूरी पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले काफी कम था। हाँ, बिल्कुल वही दौर। उस समय यहाँ बहुत ही सघन और विशाल जंगल हुआ करते थे। मतलब ये मरुस्थल हमेशा से मरुस्थल था ही नहीं। ये तो किसी ऐसे शांत स्वभाव वाले इंसान की तरह हो गया जिसे सब बोरिंग समझते हो, लेकिन अचानक पता चले कि हो तो अपने जमाने का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रॉक स्टार रहा हो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है और इसकी एक बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो थार कोई अलग थलग पड़ा रेगिस्तान नहीं है। तो फिर ये किस चीज का हिस्सा है? असल में ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल नाम की एक बहुत बड़ी रेगिस्तानी पट्टी का सबसे पूर्वी हिस्सा है। वो पट्टी जो अफ्रीका के सहारा से शुरू होकर अरब देशों से होती हुई भारत तक आती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, मतलब एक बड़ा अंतर है। अगर दुनिया के बाकी बड़े रेगिस्तानों को देखें, जैसे सहारा या अटाकामा, तो वहाँ मीलों तक कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आएगा। जीवन लगभग न के बराबर है। हाँ, सहारा के बारे में तो यही सुना है कि वहां जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन थार की कहानी बिल्कुल अलग है। ये पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनघनत्व वाला, मतलब सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। अरे वाह, सबसे सूखे इलाके में सबसे ज्यादा आबादी। हाँ, और सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ की जैव विविधता, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े, दुनिया के किसी भी अन्य रेगिस्तान से सबसे ज्यादा है। ये अपने आप में प्रकृति का एक बहुत बड़ा अजूबा है। और शायद जो जीवन आज वहां पनप रहा है, उसकी जड़ें उन्हीं प्राचीन जंगलों में छिपी हैं। बिल्कुल छिपी हैं। मैंने पढ़ा कि इस रेगिस्तान के नीचे बहुत सारी अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें मतलब वही ना जो समय के साथ मिट्टी, रेत और जीवों के परत दर परत दबने से बनती हैं। एकदम सही। और आज इन्हीं अवसादी चट्टानों के अंदर हमें भारी मात्रा में कोयला और पेट्रोलियम मिल रहा है। अब जरा सोचिए, कोयला और तेल अचानक हवा से तो बनते नहीं है। हाँ, उन्हें बनने के लिए तो भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, मतलब पेड़ पौधों की जरूरत होती है। बिल्कुल, लाखों सालों तक जब घने जंगल जमीन के नीचे दब जाते हैं और उन पर धरती के अंदर की भयंकर गर्मी और ऊपर की चट्टानों का भारी दबाव पड़ता है। अच्छा, तो वो दबाव उन्हें बदल देता है। हाँ, उसी प्रक्रिया से लकड़ी कोयले में और जीव जंतुओं के अवशेष पेट्रोलियम में बदलते हैं। तो आज थार में जो पेट्रोल और कोयला निकल रहा है, वो असल में उन्हीं प्राचीन घने जंगलों का सीधा सबूत है। ये तो जमीन के नीचे का भारी खजाना हो गया। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का भी इस जगह से कोई गहरा नाता है। आप उल्कापिंडों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पिछले 10 सालों का डेटा बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा उल्कापिंड यानी अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थर इसी थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। ये भूगर्भ विज्ञान के लिए बहुत ही दिलचस्प संयोग है। इसके पीछे कई शोध चल रहे हैं कि क्या यहाँ के गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय क्षेत्र में कोई खास बात है, या फिर सिर्फ खुले आसमान और साफ मैदान की वजह से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है।
शायद इसीलिए इस जगह ने शुरू से ही विद्वानों का ध्यान खींचा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे रूक्ष क्षेत्र कहा था, मतलब पूरी तरह से रूखा और सूखा इलाका। और जब मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था तो उसने इस इलाके को गुजरात्रा नाम दिया था। हाँ, ये ऐतिहासिक नाम तो समझ में आते हैं, लेकिन अगर हम आज के समय में इसकी विशालता की बात करें तो ये असल में कितना बड़ा है? इसका आकार सच में बहुत विशाल है। अगर हम पूरे थार मरुस्थल की बात करें जो भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला है, तो उसका लगभग 62% हिस्सा अकेले राजस्थान में आता है। 62%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, ये करीब 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अगर राजस्थान के नक्शे को देखें तो उसके बिल्कुल बीच से अरावली की पहाड़ियां गुजरती हैं। अरावली के पश्चिम में कुल 17 जिले आते हैं, लेकिन भूगर्भ विज्ञान के हिसाब से इनमें से केवल 16 जिलों को ही असली मरुस्थल माना जाता है। एक सेकंड, अगर 17 जिले उस पनफ हैं, तो फिर एक जिले को मरुस्थल क्यों नहीं माना जा रहा? वो अपवाद कौन सा है? वो अपवाद है सिरोही जिला। अच्छा, सिरोही। ऐसा क्यों? क्योंकि तकनीकी रूप से सिरोही अरावली के पश्चिम में तो है, लेकिन वहां की जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से काफी ज्यादा है। ओहो, मतलब ऊंचाई का असर पड़ता है। बिल्कुल। वहां अरावली की कुछ ऐसी श्रृंखलाएं मौजूद हैं जो तापमान को कम रखती हैं और हवाओं के रुख को बदल देती हैं। इसीलिए वहां मरुस्थल जैसी सूखी स्थितियां बनी नहीं पाती। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक अपवाद हुआ। हाँ, और विशालता के साथ साथ एक और चीज है जो लगातार बदल रही है। हाँ, मैंने भी एक शब्द पढ़ा जिसने मुझे थोड़ा डरा दिया, रेगिस्तान का मार्च या डेजर्टिफिकेशन। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत खामोश लेकिन खतरनाक हमलावर सेना हो जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। आपकी ये हमलावर सेना वाली तुलना एकदम सटीक है। मरुस्थल कोई रुकी हुई चीज नहीं है। मतलब ये सच में मार्च करता है? हाँ, थार का रेगिस्तान लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। गर्मियों में जो बहुत तेज और सूखी हवाएं चलती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग आंधी कहते हैं, वो अपने साथ टनों बारीक रेत उड़ा ले जाती हैं। और वो रेत जाकर उपजाऊ जमीनों पर गिरती होगी? बिल्कुल। जब ये रेत रेगिस्तान की सीमा से बाहर खेतों पर गिरती है तो वो उन जमीनों को भी धीरे धीरे बंजर बना देती है। जैसलमेर का नाचना गांव इस रेगिस्तान के मार्च का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नाचना गांव? हाँ, वहां रेत के विशाल टीले हवा के साथ बहुत तेजी से अपनी जगह बदलते हैं और आगे खिसकते रहते हैं। बाप रे, यानी ये सेना लगातार अपना कब्जा बढ़ा रही है। लेकिन हर सेना को रोकने के लिए कोई दीवार तो होती है ना? मैंने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में पढ़ा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। मुझे तो ये किसी स्कूल के बहुत ही सख्त प्रिंसिपल की तरह लगी, जो शोर मचाने वाले शैतान बच्चों को और शांत रहने वाले बच्चों को बिल्कुल अलग अलग कर देता है। बहुत मजेदार, लेकिन एकदम सही तुलना है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा एक ऐसी अदृश्य लाइन है जो राजस्थान को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब जहां 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो रेगिस्तान हो गया? हाँ, इसके पश्चिम का इलाका रेगिस्तान है और पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो वो हरे भरे इलाके हैं। और मुझे सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब पता चला कि ये रेखा खुद उस रेगिस्तान के अंदर भी भेदभाव करती है। हाँ, मरुस्थल के अंदर एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये रेगिस्तान को 2 हिस्सों में बांटती है। एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, है ना? बिल्कुल। शुष्क मरुस्थल वो इलाका है जहां भयंकर सूखा पड़ता है। बारिश 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो चलिए सबसे पहले उसी शैतान बच्चों वाले इलाके की बात करते हैं। जैसलमेर का सम इलाका इसी का हिस्सा है ना? मैंने पढ़ा कि वहां दूर दूर तक एक भी पत्ता या वनस्पति नहीं उगती। हाँ, वो इसका सबसे निचला बिंदु है। लेकिन यहाँ मेरी जानकारी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जब हम मरुस्थल कहते हैं तो दिमाग में सिर्फ उड़ती हुई रेत आती है, पर असल में ऐसा है नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। शुष्क मरुस्थल का करीब 41.50% हिस्सा ऐसा है जहां रेत के टीले हैं ही नहीं। मतलब रेत नहीं है तो फिर क्या है वहां? इससे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र या स्थानीय भाषा में हम मादा कहते हैं। वहां सिर्फ कठोर चट्टाने और नंगे पत्थर हैं। अच्छा, मतलब हवा ने सारी रेत उड़ा दी है। बिल्कुल। लाखों सालों की तेज हवाओं ने बारीक रेत को उड़ा दिया और पीछे सिर्फ भारी और नुकीले पत्थर छोड़ दिए। और बाकी का हिस्सा? बाकी जो 58.50% हिस्सा बचा वही असल में रेत के टीलों वाला इलाका है। लेकिन इन नुकीली चट्टानों और तपती रेत के बीच मुझे एक ऐसा चमत्कार मिला जिस पर यकीन करना मुश्किल था। आप
लाठी सीरीज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जरा सोचिए, ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है, पैर रखने पर पत्थर पैरों को जला रहे हैं, और ठीक उसी जमीन के नीचे मीठे पानी की एक विशाल नदी बह रही है। ये प्रकृति का बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे तो ये सुनकर ऐसा लगा जैसे चिलचिलाती धूप वाली कंक्रीट की पार्किंग के ठीक नीचे किसी ने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड वाटर पार्क बना रखा हो। ये पानी वहां आया कैसे? इसे 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक जमीन के बहुत नीचे करीब 80 किलोमीटर लंबी एक पानी की पट्टी है। लेकिन रेगिस्तान में ये पानी सूखा क्यों नहीं? वो तो भाप बन जाना चाहिए था। यही भूगर्भ का जादू है। लाखों साल पहले उथल-पुथल के दौरान पानी का एक बड़ा भंडार चट्टानों की दो कठोर परतों के बीच में फंसकर सील हो गया। अच्छा, तो सूरज की गर्मी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल। और जहां-जहां जमीन के नीचे से लाठी सीरीज गुजरती है, उसके ठीक ऊपर जमीन पर सेवण और धामण नाम की बहुत ही पौष्टिक घास अपने आप उगाती है। कमाल है। ऊपर से देखने पर सब कुछ बंजर, लेकिन नीचे का पानी उन घासों को जिंदा रखे हुए है। प्रकृति ने इंसानों और जानवरों के चारे का गुप्त इंतजाम कर रखा है, और इसी से जुड़ा है वो प्रसिद्ध चंदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। हाँ, जहां एक बूंद पानी के लिए लोग मीलों चलते हैं, वहां ऐसा नलकूप जो कभी सूखता नहीं, सच में एक घड़े जैसा ही है। पानी की इस कहानी के बाद मुझे लगा अब मैं हैरान नहीं होऊंगा। लेकिन और भी हैरानियां बाकी थीं। बिल्कुल। जब मैं समय में 18 करोड़ साल पीछे गया, जुरासिक युग में, जब डायनासोर राज करते थे, क्या सच में राजस्थान में उस समय के निशान हैं? 100% निशान है। जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में आकल नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है। वहां जुरासिक युग के काष्ठ जीवाश्म, मतलब लकड़ी के फॉसिल्स, आज भी सुरक्षित हैं। एक मिनट, लकड़ी तो कुछ सालों में सड़कर मिट्टी बन जाती है। वो 18 करोड़ सालों तक कैसे सुरक्षित रह सकती है? इसे पेट्रिफिकेशन कहते हैं। जब कोई विशाल पेड़ भूस्खलन में जमीन के बहुत नीचे दब जाता है, तो वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो बैक्टीरिया उसे सड़ा नहीं पाते। बिल्कुल। और लाखों सालों तक उस लकड़ी के अंदर का कार्बन धीरे धीरे सिलिका जैसे खनिजों से रिप्लेस हो जाता है। ओहो, मतलब पूरी लकड़ी पत्थर बन जाती। हाँ, लेकिन उसका आकार और छाल की धारियां वैसी ही रहती हैं। आकल पार्क में रखे ये पेड़ ठोस सबूत हैं कि जुरासिक युग में वहां विशाल जंगल थे। चलिए, पेड़ और जंगल तक तो बात समझ आती है, लेकिन फिर मैंने जो पढ़ा उसे मानना मेरे लिए लगभग असंभव था। फलोदी के पास एक जगह है बाप। हाँ, बाप बोल्डर्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कहा जाता है कि वहां परमियन कार्बोनिफेरस युग के पत्थर मिले हैं, और वो भी ग्लेशियर के। बिल्कुल सही। मतलब भयंकर गर्मी वाले राजस्थान में बर्फीले ग्लेशियर। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि धधकते हुए ज्वालामुखी के बिल्कुल अंदर उसे एक पेंगुइन मिल गया है। मैं सच में चुनौती देता हूँ। क्या हम पक्का कह सकते हैं कि वे पत्थर ग्लेशियर के ही हैं? विज्ञान में शक करना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हवा या पानी से भी तो पत्थरों पर निशान बन सकते हैं ना? हाँ। बन सकते हैं, लेकिन ग्लेशियर के निशान बिल्कुल अलग होते हैं। जब मीलों लंबी बर्फ की विशाल नदी खिसकती है, तो वो अपने साथ बड़ी चट्टानों को घसीटती है। उस भयंकर दबाव से पत्थरों पर बहुत गहरी और समानांतर, मतलब पैरेलल खरोंचे बन जाती हैं। इन्हें ग्लेशियल स्ट्राइएशंस कहते हैं। हवा या पानी ऐसी गहरी एक दिशा वाली खरोंचे नहीं बना सकते। अच्छा, तो वो बापगांव वाले पत्थरों पर भी वैसी ही खरोंचे हैं? बिल्कुल वही खरोंचे जो आज अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों वाले पत्थरों पर मिलती हैं। ये 100% साबित करता है कि वो इलाका कभी बर्फ से ढका था। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। एक ही जमीन ने डायनासोर के जंगल देखे, बर्फ की चादर देखी, और आज तपती रेत है। अब अगर हम आज के अर्ध शुष्क इलाके की तरफ आएं, जहां 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। हाँ, ये इलाका पूरी तरह सूखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ की अपनी गंभीर समस्याएं हैं। इसे हम 4 भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे उत्तर में घग्गर का मैदान है, जिसे नाली कहते हैं। और उसके बाद आता है शेखावाटी का क्षेत्र, जो अपनी आंतरिक जल निकासी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, इंटरनल ड्रेनेज। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनी। ये ऐसा है जैसे जमीन के नीचे किसी ने एक बहुत बड़ा बाथटब छिपा कर रख दिया हो, जिसका ड्रेन प्लग बंद है। ये बाथटब पानी को गहराई में जाने ही नहीं देता,
क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये बाथटब का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। शेखावाटी इलाके में जमीन की सतह से थोड़ा ही नीचे चूने पत्थर यानी लाइमस्टोन की एक बहुत कठोर परत है। तो बारिश का पानी उसे पार नहीं कर पाता? हाँ, पानी नीचे जाने के बजाय सतह के थोड़ा ही नीचे नीचे बहने लगता है। कांतिली नदी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पर ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, पानी आसानी से मिल जाता होगा। पानी तो मिलता है, लेकिन इसका एक भारी नुकसान भी है। चूना पत्थर बहुत तेजी से गर्म और ठंडा होता है। इसी परत की वजह से वहां गर्मियां भयंकर गर्म होती हैं और सर्दियों में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। ओहो, मतलब एक तरह का इंसुलेटर बन जाता है वो। बिल्कुल। इसके बाद नागौरी उच्च भूमि का जिक्र है, जहां सांभर और डीडवाना जैसी खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन इसी इलाके से जुड़ी एक चीज ने मुझे बहुत परेशान किया। कुबड़ पट्टी का संकट। हाँ, कुबड़ पट्टी या हंच बेल्ट। ये सुन के लगा कि भूगोल सिर्फ पत्थरों की बात नहीं है। ये सीधे तौर पर इंसानी हड्डियों को, मतलब शरीर को कैसे विकृत कर रहा है। ये डरावना है। आखिर ये कुबड़ पट्टी है क्या? ये भारत के सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है। नागौर और अजमेर के बीच, खास तौर पर जायल से पुष्कर तक, जमीन के नीचे पानी में प्राकृतिक रूप से फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। पर थोड़ा फ्लोराइड तो हमारे टूथपेस्ट में भी होता है ना, दांतों के लिए। तो फिर ये इतना खतरनाक कैसे हो गया? टूथपेस्ट में उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, लेकिन जब इंसान रोजाना कई लीटर ऐसा पानी पीता है जिसमें फ्लोराइड भरा हो, तो शरीर में जहर फैलने लगता है। फ्लोराइड शरीर के कैल्शियम को नष्ट करने लगता है। मतलब जो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, फ्लोराइड उसी को खा जाता है। एकदम सही। इस बीमारी को फ्लोरोसिस कहते हैं। लगातार ये पानी पीने से दांत पीले होकर सड़ने लगते हैं। और हड्डियों का क्या होता है? शरीर का सारा कैल्शियम खत्म होने से रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो शरीर का वजन ही नहीं उठा पाती। इंसान की पीठ पीछे की तरफ झुक जाती है और एक कुबड़ निकल आता है। जवान लोग भी झुककर चलने लगते हैं। हे भगवान! इसीलिए इस इलाके को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सच में बहुत दुखद है कि भूगोल लोगों की जिंदगी को ऐसे आकार दे रहा है। खैर, इसके अलावा अर्धशुष्क इलाके का एक आखिरी हिस्सा है जिसे दक्षिणी बेसिन या लूणी नदी का गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। हाँ, जो जालोर और जोधपुर की तरफ है। लेकिन अब मैं उस विषय पर आना चाहता हूँ जिसे मैं रेगिस्तान में पहाड़ियों का जादू कहूंगा। वो भी एक अलग ही अजूबा है। हाँ, क्योंकि जब हम रेगिस्तान कहते हैं तो दिमाग में सिर्फ सपाट जमीन आती है, लेकिन अचानक तपती रेत के बीच से अगर विशाल चट्टानें निकल आएं तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। थार मरुस्थल तो इन भौगोलिक चमत्कारों से भरा पड़ा है। बालोतरा जिले में 56 की पहाड़ियां हैं। ये 56 पहाड़ियों का पूरा समूह है जो ग्रेनाइट से बना है। और इसी इलाके में एक जगह है पीपलूत, है ना? मैंने पढ़ा कि उसे राजस्थान का लघु माउंट आबू, मतलब मिनी माउंट आबू कहते हैं। रेगिस्तान में माउंट आबू? इसका कारण भी भूगोल है। पीपलूत की इन ग्रेनाइट पहाड़ियों की ऊंचाई काफी ज्यादा है। जब मानसून की हवाएं गुजरती हैं तो ये ऊंची पहाड़ियां बादलों को रोक लेती हैं और वहां अच्छी बारिश होती है। अच्छा, तो ऊंचाई और बारिश की वजह से वो हरा भरा है। हाँ, इसीलिए उसे मिनी माउंट आबू कहा जाता है। इसके नजदीक ही प्रसिद्ध नाकोड़ा पर्वत भी है, और अगर ब्यावर के पास सेंदड़ा जाएं तो वहां चट्टानें फन फैलाए हुए सांप जैसी दिखती हैं, जिन्हें सरपेंटीन चट्टानें कहते हैं। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है मालानी आग्नेय शैल समूह में मिलने वाले इंसेलबर्ग्स। इंसेलबर्ग? हाँ, ये बहुत खास है। मैंने जब इनकी तस्वीरें देखी तो लगा जैसे जमीन फाड़कर विशाल पत्थर के बुलबुले बाहर निकल आए हों। ये पत्थर के बुलबुले आखिर बनते कैसे हैं? आपकी ये पत्थर का बुलबुला वाली कल्पना इसे समझने के लिए बहुत ही शानदार है। इंसेलबर्ग असल में गुंबद या डोम के आकार की विशाल पहाड़ियां होती हैं। तो ये जमीन के अंदर से आती हैं? हाँ, लाखों साल पहले जमीन के नीचे ज्वालामुखी की गतिविधियां हुई। उबलता हुआ मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जमीन फाड़कर बाहर आ नहीं पाया और वो अंदर ही जम गया। बिल्कुल, जमीन के अंदर ही ठंडा होकर वो एक कठोर गुंबद में जम गया। तो फिर आज वो हमें जमीन के ऊपर कैसे दिख रहे हैं? समय के साथ लाखों सालों तक हवा और पानी ने उस मैग्मा के ऊपर मौजूद मुलायम मिट्टी और रेत को धीरे धीरे घिसकर उड़ा दिया। तो ऊपर का कवर हट गया। हाँ, जब नरम परतें हट गईं तो वो जमीन के नीचे जमा हुआ कठोर गुंबद के आकार का पत्थर बाहर दिखने लगा।
ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट और रायोलाइट से बने होते हैं। और ये पत्थर बहुत कठोर होते हैं ना? बहुत ज्यादा। रायोलाइट्स ज्वालामुखी से निकले ऐसे पत्थर हैं जो तेजी से ठंडे होने के कारण लोहे जैसे कठोर हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यही वो पत्थर हैं जो आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप ग्रेनाइट उद्योग की बात कर रहे हैं? हाँ, लोग सोचते हैं कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गरीबी और बंजर जमीन है, लेकिन जालौर और सांचौर का पूरा ग्रेनाइट उद्योग इसी मालानी शैल समूह पर टिका है। आज जो ग्रेनाइट हमारे और आपके घरों के किचन में लगा है, हो सकता है वो उसी रेगिस्तान से आया हो। बिल्कुल हो सकता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जो प्रकृति ऊपर से बंजर दिखाती है, उसके भीतर अक्सर बहुत मूल्यवान चीजें छिपी होती हैं। सही कहा। किसी भी जगह की असली पहचान सिर्फ सतह देखकर नहीं की जा सकती। गहराई में जाने पर हमेशा कुछ नया मिलता है। और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का सबसे बड़ा सबक है। हाँ, हमने थार मरुस्थल की परतों को जिस तरह खोला, उससे एक बात तो साफ है कि ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सिर्फ एक रेत का सागर नहीं है। नहीं, ये कोई रुकी हुई बेजान जगह है। हाँ, ये एक बेहद जटिल, रहस्यमयी और बहुस्तरीय भूगर्भीय संरचना है। इसके अंदर जुरासिक युग के विशाल डायनासोरों की यादें दबी हैं। और पर्मियन काल के बर्फीले ग्लेशियरों की खरोंचे भी मौजूद हैं। जमीन के नीचे मीठे पानी की गुप्त नदियां बह रही हैं, तो कहीं चूना पत्थर ने प्राकृतिक बाथटब बना रखा है। और वो विशाल ग्रेनाइट के गुंबद बताते हैं कि ये जमीन ज्वालामुखी की आग में भी तपी है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये मरुस्थल आज भी शांत नहीं है। ये लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है और नई कहानियां लिख रहा है। हाँ, और इसी बात ने मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ दिया है। शुरुआत में हमने देखा कि कैसे यहाँ सघन वन थे, फिर बर्फ आई और आज ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, जो आज भी 50 सेंटीमीटर्स की उस सख्त वर्षा रेखा को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जरा सोचिए, अगर पिछले 7000 सालों में इतना कुछ बदल सकता है, तो आज से 7000 साल बाद ये नज़ारा कैसा दिखेगा? क्या ये हमलावर रेत आगे बढ़ती ही जाएगी, या फिर जमीन के नीचे बहने वाली वो लाठी सीरीज जैसी जलधाराएं कोई नया रास्ता निकालेंगी? हाँ, क्या पता वो एक दिन इस सूखी रेगिस्तान को फिर से उसी प्राचीन हरे भरे जंगल में बदल दें? इस सवाल का जवाब तो शायद समय ही देगा। लेकिन भूगोल के इन रहस्यों को डिकोड करने के इस शानदार सफर में हमारे इस गहन अध्ययन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर खुद भी जरूर विचार कीजिएगा।